हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में हम केमिस्ट्री 11th परमाणु संरचना पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे धन किरणों की खोज कैसे होती है, या जिसे हम कैनाल किरणें भी कहते हैं, और साथ साथ न्यूट्रॉन की खोज के बारे में भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ नाभिक की खोज के बारे में भी बात करेंगे। पहला है धन किरणों की खोज, यानी धन किरणों की खोज कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन किरणों की खोज के बारे में अगर बात करें, गोल्डस्टीन ने धन किरणों की खोज की थी। और इसमें क्या किया था, इससे पहले हमने कैथोड किरणों की खोज के बारे में बात किया था। कैथोड किरणों की खोज कैसे होती है, उद्गम कैसे होते हैं और उनके क्या क्या गुण हैं, और साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में भी देखा था। बिल्कुल जैसे वहां पर जे टॉमसन साहब ने अल्पदाब पर विद्युत विसर्जन नलिका लिया था, बिल्कुल सेम इन्होंने भी एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया था, और इसका संबंध हाई टेंशन बैटरी से किया गया था। हाई टेंशन बैटरी से किया गया था, और इन्होंने क्या किया था, अल्पदाब पर गैस भर लिया था। अंतर केवल इतना था, ये जो है एनोड है और ये है कैथोड। ये कैथोड, और कैथोड के साथ साथ जो प्लेटें ली थी वो छिद्रित कैथोड लिया था, परफोरेटेड कैथोड, छिद्रित कैथोड, परफोरेटेड कैथोड जिसे कहते हैं। और इसका संबंध हाई टेंशन बैटरी से कर दिया था। ये है एनोड, और अल्पदाब पर कोई भी गैस इसमें भर दी गई थी। अल्पदाब पर गैस, अल्पदाब पर गैस भर दिया गया था। और बिल्कुल सेम प्रोसेस है। गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया था, अल्पदाब पर विद्युत विसर्जन नलिका में, जिसमें कैथोड छिद्रित लिया था, विद्युत विसर्जन नलिका में जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की, बैटरी से इसका संबंध किया, तो इन्होंने देखा कि एनोड से कुछ आती हुई किरणें प्रतीत होती हैं, जो कि छिद्रित पोर्शन से होकर के जा करके ये विद्युत विसर्जन नलिका पे टकराती हैं, और टकराती हैं तो एक प्रकार की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। और इस आधार पे गोल्डस्टीन साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि ये किरणें एनोड से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, एनोड से आती हुई प्रतीति हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं, जो कि आगे चल करके छिद्रित कैथोड से हो करके विद्युत विसर्जन नलिका पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। और इसी के आधार पर गोल्डस्टीन साहब ने ये कह दिया कि ये जो एनोड से आती हुई किरणें हैं, ये धन कणों से मिलकर बनी होती हैं, अतः इन्हें हम धन किरणें कहेंगे। धन किरणें, इस प्रकार विद्युत विसर्जन नलिका में धन किरणों की खोज होती है। धन किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज क्या है कैनाल किरणों के प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था, जो प्रॉपर्टी आपके कैथोड किरणों की होती है, बिल्कुल धन किरणों की भी वही प्रॉपर्टी होती है। धन किरणों की भी वही प्रॉपर्टी होती है। और इसमें पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा था कि सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये बिल्कुल धन किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। यानी कैसे सिद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था, जब इनके रास्ते में कोई अवरोध रखा जाता है तो पीछे की ओर इनकी प्रतिछाया बनती है, और इस बात से पुष्टि होती है कि धन किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने कहा था, जब भी इन किरणों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो ये किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये थोड़ा सा अंतर है। वहां पर क्या था कि वो धन प्लेट की ओर मुड़ती थी, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र देने पर ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तीसरे पॉइंट में हमने बताया था कि ये 6 पड़ी पहिया को घुमा देती है। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी होती है।
छेपड़ी पहिए को घुमा देती हैं। इस आधार पर हम कहेंगे कि ये कणों से मिलकर बनी होती हैं। घुमा देती हैं अर्थात कणों से मिलकर बनी होती हैं, इस बात की पुष्टि होती है। सेम प्रॉपर्टी जो ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, धातु की पतली पन्नी पर अगर इन्हें डाला जाता है तो ये लाल होकर चमकने लगती है। और नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा था कि ये क्या करती हैं, यक्ष किरणों में परिवर्तित होती हैं। ये यक्ष किरणें नहीं उत्पन्न करती हैं, ये याद रखेंगे, यक्ष किरणें उत्पन्न नहीं करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया हमारे धन किरणों का, नहीं करती हैं। क्लियर हो गई भैया बात, स्पष्ट हो गया। जितने भी गुण हैं बिल्कुल सेम धन किरणों के भी वही गुण हैं। सीधी रेखा में गमन करती हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, छेपड़ी पहिए को घुमा देती हैं अर्थात कणों से मिलकर बनी होती हैं। धातु की पतली पन्नी लाल होकर चमकने लगती है अर्थात तापानिक उत्सर्जन करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट भैया धन किरणों का उद्गम कैसे होता है, बिल्कुल सेम हमने जैसे पढ़ा था कैथोड किरणों के बारे में, वैसे ही धन किरणों के बारे में पढ़ेंगे। गोल्डस्टीन साहब ने छिद्रित कैथोड में अल्प दाब पर गैस को भर करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी कि उसका कनेक्शन हाई टेंशन बैटरी से किया, तो उस समय उन्हें क्या देखने को मिला, उन्होंने देखा कि जो गैस के अनियमित गति कर रहे अणु विद्युत विसर्जन नलिका में हैं वो आपस में टकराते हैं और टकरा करके इलेक्ट्रोड से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो उनके कोषों का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और वहां से जो कण है ये चूंकि पॉजिटिव कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, ये निकल करके कैथोड की ओर गमन करते हैं। और जब कैथोड की ओर गमन करते हैं तो जो छिद्रित कैथोड है उनके स्लिट से होकर गुजरते हैं, परफोरेटेड कैथोड से होकर गुजरते हैं। और जो वहां से गुजरते हैं तो विद्युत विसर्जन नलिका पर एक प्रकार की प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार से विद्युत विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों की उत्पत्ति होती है। क्योंकि ये धन किरणें धनावेशित होती हैं और धनावेशित होने के नाते ये ऋणावेश में आकर्षित होती हैं। तो ये तो था धन किरणों का उद्गम। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। अब जो विद्युत विसर्जन नलिका में जो किरणें हैं कणों से मिलकर बनी हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, उनका E/m का अनुपात जब निकाला गया तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे कण का जब निकाला गया तो वो वेरी करता है, यानी कि ये नियतांक तो था, E/m का जो वैल्यू आती है वो नियतांक तो था, लेकिन ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं था। और सार्वत्रिक नियतांक नहीं था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये परिस्थितियों के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन होता रहता है। और चूंकि इसका द्रव्यमान भी जो आता है, जो द्रव्यमान आता है W बराबर mg की बात करें तो द्रव्यमान जो आता है वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा था। और इसे एक नया नाम दिया गया, इसी को ही रदरफोर्ड ने नाम दे दिया प्रोटॉन। तो इस प्रकार प्रोटॉन की खोज संपन्न हुई, इस प्रकार प्रोटॉन की खोज संपन्न हुई। बात समझ में आ गई, मतलब क्या निकला फिर से सुनेंगे। प्रोटॉन की खोज के बारे में, जो कैनाल किरणें थी वो धनावेशित थी, उनके किसी एक कण पर उपस्थित आवेश और द्रव्यमान का जो आयतन निकाला गया तो वो एक कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट तो आता है लेकिन दूसरे कण का निकाला गया तो वो वेरी करता है, यानी कि इस तरह से कई कणों का जब उन्होंने निकाला तो सारे कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही थी। और इसीलिए रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही है ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसका वेट है और ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, इसका मतलब परिस्थितियों के फलस्वरूप इसमें परिवर्तन आता रहता है। और इसी को उन्होंने प्रोटॉन नाम दे दिया। तो इस प्रकार प्रोटॉन की खोज विद्युत विसर्जन नलिका में होती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज।
न्यूट्रॉन्स की खोज के बारे में बात करें तो खोज का श्रेय जो जाता है वो चैडविक साहब को जाता है, जेम्स चैडविक। इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेरिलियम कण पर क्या किया था, तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की थी। और तीव्रगामी अल्फा कणों की जब बौछार की थी तो इन्हें इन्हें कार्बन का एक परमाणु मिलता है और एक ऐसा कण मिलता है जो आवेश रहित था। और इसी को ही चैडविक साहब ने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन दे दिया। ये आवेश रहित है, आवेश रहित। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये बेरिलियम तत्व है, बेरिलियम तत्व। इस बेरिलियम तत्व पर चैडविक साहब ने अल्फा कणों की, ये है अल्फा कण की बमबारी की। और जब अल्फा कण की बमबारी किया तो इन्हें एक कार्बन तत्व प्राप्त हुआ और एक ऐसा आवेश रहित कण उत्पन्न हुआ जिसे इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दे दिया। इस प्रकार अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन कण की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गई बात। आगे नेक्स्ट चलते हैं न्यूक्लियस की खोज पर। नेक्स्ट भैया नाभिक की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिक की खोज का श्रेय जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने इसके बारे में खोज किया और इन्होंने क्या किया कि अल्फा कणों की बमबारी किया था और साथ ही धातु की पतली पन्नी और प्रतिदीपशील पर्दा लिया हुआ था। और सिस्टम कुछ इस तरह से सेटअप किया, पीछे की साइड में प्रतिदीपशील पर्दा लगा दिया, बीच में धातु की पतली पन्नी या पतली छड़ लिखेंगे, धातु की पतली छड़ लगा देते हैं और अल्फा कणों की बमबारी करते हैं। और जब अल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो उन्हें देखने को मिला कि ये जो अल्फा कण की किरणें हैं ये धातु की पतली पन्नी से होते हुए प्रतिदीपशील पर्दे पर जाती हैं। और वहां पर इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस आ जाती हैं और कुछ किरणें दूसरे साइड में विक्षेपित हो जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर में दिखाया गया है, ये जिस तरह से किरणें गई हैं उसी साइड से ही वापस हो रही हैं। और कुछ किरणें ऐसी भी हैं जो क्या है, वो विक्षेपित हो जा रही हैं दूसरे साइड में। इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, और इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब अगर ये विक्षेपित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बीच में कोई ठोस सघन पिंड है, बीच में कोई ठोस सघन पिंड है जो कि क्या कर रहा है, अल्फा किरणें हमेशा धनावेशित होती हैं और ये भी धनावेशित हैं। और धनावेशित होने के नाते जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस हो रही हैं, यानी कि उस ठोस सघन पिंड को वो किरणें भेद नहीं पाती हैं। तो देखा कि जो अल्फा रेज हैं वो परमाणु के अंदर से तो होकर जा रही हैं, लेकिन नाभिक के प्रभाव क्षेत्र से दूर होने के कारण ये किरणें सीधी निकल जाती हैं। लेकिन कुछ किरणें ऐसी भी हैं जो कि नाभिक के बीच से होकर नहीं निकल पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसी रास्ते से ये वापस हो रही। इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, कोई ठोस सघन पिंड है जिसको कि अल्फा किरणें भेद नहीं पाती थी और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से होकर वापस हो जाती हैं। और चूंकि ये ठोस सघन पिंड धनावेशित है और धनावेशित अल्फा रेज भी होती हैं और धनावेशित होने के कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और इस कारण से जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस होकर लौट जाती हैं। कुछ किरणें ऐसी पाई गई जो कि परमाणु के अंदर से होकर गुजरती हैं और नाभिक के प्रभाव क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक होने के नाते ये वहां से विक्षेपित हो जाती हैं। इस प्रकार अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये देखा कि इसका मतलब परमाणु के बीच में कोई ठोस सघन पिंड है जो कि धनावेशित है और इस धनावेशित ठोस सघन पिंड को रदरफोर्ड साहब ने नाभिक का नाम दिया। इस प्रकार नाभिक की खोज संपन्न होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कैसे वैद्युत विसर्जन नलिका में कैनाल किरणों की खोज होती है और किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होती है, और साथ साथ हमने नाभिक की खोज के बारे में भी देखा और नाभिक की खोज इस तरह से होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट
सेशन में हम बात करेंगे परमाणु संरचना आधुनिक के बारे में, जिसमें हम परमाणु की विभिन्न धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न कॉन्सेप्ट अलग अलग जो साइंटिस्टों ने दिया है, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस की है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें।